लोग कहते थे कि कल्याणी की आंखों में ही जहर पहचानने की शक्ति है। वो सिर्फ खुशबू सूंघकर बता सकती थी कि कौन सा जहर किस पौधे से बना है। महाराज देवेंद्र सिंह नाम सुनते ही राज्य में सन्नाटा छा जाता था। 32 वर्ष का ये योद्धा राजा, जिसने कभी युद्ध में पीठ नहीं दिखाई, जिसकी तलवार से दुश्मन थरथर कांपते थे, आज खुद मौत से लड़ रहा था। पिछले 6 महीनों से एक अजीब बीमारी ने उसे जकड़ रखा था। कभी बुखार, कभी उल्टियां, कभी शरीर में असहनीय दर्द और कभी अचानक बेहोशी। उसका वजन घटता जा रहा था, चेहरे की चमक फीकी पड़ गई थी। राज्य के सभी वैद्य हार मान चुके थे। दूर दूर से हकीम बुलाए गए, तांत्रिक आए, ज्योतिषी आए, पर कोई राजा को ठीक नहीं कर पाया। प्रजा चिंतित थी, उनका रक्षक ही बीमार हो तो राज्य कैसे सुरक्षित रहेगा। तब किसी ने राम प्रसाद की बेटी का नाम लिया। कहा गया कि वो जहर विशेषज्ञ है और असाध्य रोगों का इलाज जानती है। पर राजमाता अनुसुईया को यह मंजूर नहीं था कि एक साधारण वैद्य की बेटी उनके बेटे का इलाज करे। तभी मंत्री वीरभद्र ने एक शर्त रखी, अगर ये लड़की सच में महाराज को ठीक कर सकती है तो उसे महाराज से विवाह करना होगा, और अगर नहीं तो राजद्रोह का आरोप लगेगा। आखिरकार अगर वो असफल हुई तो माना जाएगा कि उसने जानबूझकर राजा को नुकसान पहुंचाया। राजमाता को ये शर्त पसंद आई। उन्हें लगा कि ये लड़की कभी हाँ नहीं कहेगी, पर कल्याणी ने मान लिया। उसके पिता ने मना किया, बेटी ये जाल है, अगर राजा बच गए तो तुम्हें एक ऐसे रिश्ते में बांध देंगे जो तुम्हारी पसंद नहीं, और अगर नहीं बचे तो तुम्हें मौत की सजा मिलेगी। पर कल्याणी ने कहा था, पिताजी जो डर के आगे जीत है वो डर के पीछे हार है। मुझे अपनी विद्या पर भरोसा है, और अगर मैं एक राजा की जान बचा सकती हूं तो ये मेरा कर्तव्य है। ये विवाह नहीं, एक परीक्षा थी, एक ऐसी परीक्षा जिसमें जीत भी हार जैसी थी और हार तो मौत थी। विवाह की रस्में बिना किसी धूमधाम के संपन्न हुई। कल्याणी ने लाल लहंगा पहना था, पर उसके चेहरे पर दुल्हन का सुख नहीं बल्कि एक योद्धा का संकल्प था। महल का माहौल बेहद औपचारिक था, कोई खुशियां नहीं, कोई गीत संगीत नहीं, बस एक रस्म जो निभानी थी। महारानी बनना आसान है, पर रानी बनना मुश्किल। ये फर्क आपको जल्द ही समझ आएगा। कल्याणी ने सिर झुकाया, राजमाता मैं सिर्फ अपना कर्तव्य निभाने आई हूं, बाकी समय तय करेगा। पेड़ फल से पहचाना जाता है, बीज से नहीं। महाराज देवेंद्र को देखकर कल्याणी का कलेजा मुंह को आ गया। उसकी त्वचा पीली पड़ गई थी, होंठ सूखे थे, सांसें अनियमित थी, शरीर पर हड्डियां उभर आई थी। उसने पास जाकर राजा की नाड़ी देखी। नाड़ी कमजोर थी, अनियमित थी। फिर उसने राजा की आंखें देखी, पीलापन लिए हुए, नाखून देखे भंगूर और धारीदार, जीभ देखी सफेद परत जमी हुई। ये सिर्फ बीमारी नहीं है, कल्याणी ने खुद से कहा। उसका चिकित्सक मन तुरंत सतर्क हो गया। राजा की दासी ने बताया कि महाराज को रोज सुबह एक विशेष काढ़ा दिया जाता है, दोपहर में 3 दवाइयां और रात को दूध में केसर मिलाकर। कल्याणी ने सब नोट किया। अगले 3 दिन कल्याणी ने राजा के खानपान, दवाइयों और उनके कमरे की हर चीज की बारीकी से जांच की। उसने राजा के खाने के बर्तन, पानी के घड़े, बिस्तर की चादरें, सब कुछ परखा। चौथे दिन उसे पहला सुराग मिला। राजा के नाखूनों में सफेद धारियां थी, आर्सेनिक विषाक्तता का स्पष्ट संकेत। उसने राजा के बालों की जांच की, वे असामान्य रूप से झड़ रहे थे। पेट में दर्द, उल्टियां, कमजोरी, सब कुछ मेल खा रहा था। कोई राजा को रोज थोड़ा थोड़ा जहर दे रहा है। कल्याणी ने अपनी विश्वासपात्र दासी सुमित्रा से कहा, यह धीमा जहर है जो महीनों में असर दिखाता है, इसीलिए कोई पहचान नहीं पाया। पर कौन और क्यों? सुमित्रा घबरा गई। उसके चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। जिसका इस राज्य में सबसे ज्यादा फायदा होगा महाराज की मृत्यु से। कल्याणी की आंखें संकीर्ण हो गई। कोई ऐसा व्यक्ति जो सिंहासन चाहता है। कल्याणी ने महल में पूछताछ शुरू की। उसे पता चला कि राजा के चचेरे भाई राजकुमार अभय सिंह सिंहासन के उत्तराधिकारी है, क्योंकि महाराज की कोई संतान नहीं है, और मंत्री वीरभद्र अभय सिंह के करीबी है। उसने राजा की सभी दवाइयां बदलवाई और विषनिवारक जड़ी बूटियों का काढ़ा बनाना शुरू किया। उसने विशेष जड़ी बूटियां मंगवाई, शंखपुष्पी, ब्राह्मी, गिलोय और आर्सेनिक के प्रतिकारक खनिज। रोज सुबह वो खुद राजा को ये काढ़ा पिलाती। साथ ही उसने एक जोखिम भरी योजना बनाई, असली अपराधी को रंगे हाथों पकड़ने की।
पर खतरा ये था कि अगर राजा की हालत और बिगड़ी तो सबसे पहले शक उसी पर होगा। आखिरकार वो तो जहर विशेषज्ञ थी। महल में पहले से ही कुछ लोग उस पर शक की निगाह रखते थे। फुसफुसाहटें होती थी, ये लड़की कौन है, कहां से आई, क्या पता राजा को यही खत्म कर रही हो। धीरे धीरे राजा की हालत सुधरने लगी। कल्याणी के बनाए काढ़े और औषधियों का असर दिखने लगा था। उसने राजा का खान पान पूरी तरह बदल दिया था। अब राजा को हल्का और पौष्टिक भोजन दिया जाता, मूंग की दाल की खिचड़ी, हरी सब्जियां, ताजे फल। उसने राजा के कमरे में खिड़कियां खुलवा दी ताकि ताजी हवा और धूप आ सके। एक हफ्ते बाद राजा पहली बार बिस्तर से उठे। उनके चेहरे पर रंगत लौट आई थी, आंखों में फिर से चमक आ गई थी। तुमने मुझे बचाया। महाराज देवेंद्र ने कल्याणी को देखा। उनकी आवाज में कृतज्ञता थी। अभी नहीं महाराज, खतरा अभी भी मंडरा रहा है। जो आपको जहर दे रहा है वो अभी भी महल में है और वो फिर से कोशिश करेगा। राजा चौंक गए। जहर? मुझे कोई जहर दे रहा है? पर मुझे तो बीमारी बताई गई थी। हाँ महाराज, और बहुत चालाकी से। आर्सेनिक, थोड़ा थोड़ा करके। इतना कम कि पहचानना मुश्किल था। 6 महीनों से ये सिलसिला चल रहा है, इसीलिए आपकी तबीयत धीरे धीरे बिगड़ती गई। राजा के चेहरे पर गुस्सा और आश्चर्य दोनों थे। पर कौन होगा? कौन मुझे मारना चाहेगा? जिसे सिंहासन चाहिए। पर अभी मेरे पास सबूत नहीं है और बिना सबूत के आरोप लगाना खतरनाक होगा। उस रात से महाराज और कल्याणी के बीच एक अजीब रिश्ता बनने लगा। ये सिर्फ राजा रानी का रिश्ता नहीं था, बल्कि 2 योद्धाओं की साझेदारी थी। एक जो तलवार से लड़ता था, दूसरी जो जहर से। वे घंटों बात करते राज्य के बारे में, न्याय के बारे में, प्रजा के बारे में। राजा के स्वस्थ होने से महल में कुछ लोग खुश नहीं थे। कल्याणी ने देखा कि राजकुमार अभय सिंह और मंत्री वीरभद्र अक्सर चुपके से मिलते थे। उनकी बातचीत बंद कमरों में होती थी। कल्याणी ने महल के नौकरों से दोस्ती बढ़ाई। वो सबसे विनम्रता से बात करती, उनकी समस्याएं सुनती, बीमारों का इलाज करती। धीरे धीरे लोग उस पर भरोसा करने लगे। एक रात कल्याणी ने अपने कमरे की खिड़की से देखा कि कोई अंधेरे में रसोई की तरफ जा रहा है। उस व्यक्ति के हाथ में एक छोटी शीशी थी जो चांदनी में चमक रही थी। वो चुपचाप पीछे पीछे गई, अपनी सांसें रोककर। रसोई में मुख्य रसोइया रामदीन किसी से बात कर रहा था। अंधेरे में 2 और परछाइयां थी। पर हुजूर, अब तो महारानी सब देख रही है। वो हर चीज की जांच करती है। महाराज का खाना खुद चखती है। रामदीन की आवाज में डर था। चिंता मत करो, अगली बार हम सीधे महारानी पर ही शक डालेंगे। वो तो जहर विशेषज्ञ है ना। कौन विश्वास करेगा कि वो बेकसूर है? जब महाराज की तबीयत फिर से बिगड़ेगी तो सब कहेंगे कि ये लड़की ही असली अपराधी है। आखिरकार उसे जहर के बारे में सब पता है। ये आवाज मंत्री वीरभद्र की थी। और फिर हम उसे राजद्रोह के आरोप में फांसी दिलवा देंगे। और महाराज, वे तो वैसे भी जल्द नहीं बचेंगे। इस बार हम जहर की मात्रा बढ़ा देंगे। राजकुमार अभय सिंह की आवाज में क्रूरता थी। कल्याणी की सांस रुक गई। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। पर कब? रामदीन ने पूछा। कल रात। कल महाराज का जन्मदिन है, विशेष भोजन बनेगा, उसी में जहर मिला देना। कल्याणी धीरे धीरे पीछे हटी और अपने कमरे में आ गई। उसके हाथ कांप रहे थे। अब उसे समझ आया, ये सिर्फ राजा को मारने की साजिश नहीं थी, बल्कि उसे भी फंसाने का षड्यंत्र था। एक तीर से 2 निशाने। वो जल्दी से सोचने लगी। अब उसे न सिर्फ राजा को बचाना था, बल्कि अपने आप को भी बचाना था, और साथ ही अपराधियों को रंगे हाथों पकड़ना था। अगले दिन सुबह कल्याणी महाराज के पास गई। उसका चेहरा गंभीर था। महाराज, मुझे आप पर पूरा विश्वास है। कल्याणी ने राजा से कहा, पर क्या आप मुझ पर विश्वास करते हैं? महाराज देवेंद्र ने उसकी आंखों में देखा। उन आंखों में कोई छल नहीं था, कोई झूठ नहीं था। क्यों पूछ रही हो? क्या हुआ? क्योंकि जल्द ही पूरा महल मुझ पर शक करेगा। जब वास्तविक अपराधी आपको फिर से जहर देने की कोशिश करेगा तो सारा दोष मुझ पर मढ़ा जाएगा, और तब आपका विश्वास ही मुझे बचा सकता है। कल्याणी ने राजा को सब कुछ बताया, रात की बातचीत, षड्यंत्र और योजना। राजा का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। अभय सिंह, मेरा अपना भाई,
और वीरभद्र जिसे मैंने इतना विश्वास दिया? महाराज, लालच सबसे बड़ा पाप है और विश्वासघात सबसे बड़ा जहर। सिंहासन का लालच इंसान को अंधा कर देता है। राजा ने उसका हाथ पकड़ा। कल्याणी ने अपने हाथ में एक अजीब सी ऊर्जा महसूस की। जिस दिन से तुम यहां आई हो, मैंने पहली बार जीवन में सुकून महसूस किया है। तुम्हारी आंखों में जो सच्चाई है वो किसी भी झूठ से बड़ी है। मुझे तुम पर पूरा विश्वास है कल्याणी। मैं जानता हूं तुम कभी मुझे धोखा नहीं दोगी। ये पहली बार था जब कल्याणी की आंखों में आंसू आए। ये विवाह भले ही मजबूरी में हुआ था, पर अब यह रिश्ता विश्वास और सम्मान पर टिका था, और शायद प्रेम पर भी। महाराज, मैं कल्याणी कुछ कहना चाहती थी पर शब्द नहीं मिले। तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं, मैं समझता हूं। अब बताओ क्या योजना है? तो फिर सुनिए मेरी योजना, कल्याणी ने कहा और फिर विस्तार से समझाया कि उन्हें क्या करना है। कल्याणी ने जानबूझकर महल में ये अफवाह फैलाई कि राजा की तबीयत फिर से बिगड़ रही है। उसने दासियों से कहा कि महाराज को फिर से बुखार आ रहा है और वो एक विशेष औषधि बना रही है जो राजा को पूरी तरह ठीक कर देगी। ये खबर पूरे महल में फैल गई। राजकुमार अभय सिंह और मंत्री वीरभद्र खुश हुए। उन्हें लगा कि उनकी योजना काम कर रही है। उस रात राजा के जन्मदिन पर विशेष भोजन तैयार किया गया। कल्याणी ने अपनी प्रयोगशाला में एक विशेष काढ़ा तैयार किया। एक ऐसा काढ़ा जो देखने में बिल्कुल असली औषधि जैसा था, पर असल में सिर्फ हर्बल पानी था। उसने उसे राजा के कमरे में रख दिया। फिर वो और महाराज छिपकर देखने लगे। राजा के कमरे से सटे एक छोटे कमरे में, जहां से वे सब देख सकते थे। महल के कुछ विश्वासपात्र सैनिक भी तैयार थे। आधी रात के करीब जब पूरा महल सो गया, एक परछाई कमरे में घुसी। चांदनी में वो साफ दिखाई दे रहा था। वो रसोइया रामदीन था। उसके हाथ में एक छोटी शीशी थी। उसने चारों ओर देखा, सुनिश्चित किया कि कोई नहीं है, और फिर जल्दी से काढ़े में कुछ मिलाया। शीशी से सफेद पाउडर काढ़े में गिरा, पर तभी दरवाजा खुला और सैनिक अंदर आ गए। साथ ही महाराज और कल्याणी भी बाहर आए। पकड़ लो इसे, महाराज ने गरजते हुए आदेश दिया। रामदीन की घबराहट देखने लायक थी। शीशी उसके हाथ से गिर गई। महाराज, मैं तो बस क्या जहर मिला रहे थे? कल्याणी आगे आई। उसने गिरी हुई शीशी उठाई। ये आर्सेनिक है महाराज, वही जहर जो पिछले 6 महीनों से आपको दिया जा रहा था। डर के मारे रामदीन घुटनों के बल बैठ गया। महाराज, मुझे माफ कर दीजिए, मैं नहीं करना चाहता था। मुझे मजबूर किया गया। किसने मजबूर किया? महाराज की आवाज में गुस्सा था। मंत्री वीरभद्र और राजकुमार अभय सिंह ने। उन्होंने मेरे परिवार को धमकाया। कहा अगर मैंने उनका काम नहीं किया तो। उसने सब कुछ उगल दिया। कैसे 6 महीने पहले उसे बुलाया गया था, कैसे उसे पैसे दिए गए और धमकाया गया, कैसे योजना ये थी कि राजा की मौत के बाद अभय सिंह राजा बनेगा और वीरभद्र प्रधानमंत्री, और महारानी को फंसाने की योजना? कल्याणी ने पूछा। वो भी उन्हीं की थी। उन्होंने कहा कि अगर महाराज बच गए तो महारानी पर शक डालना है, क्योंकि वो जहर विशेषज्ञ है, तो लोग विश्वास कर लेंगे। महाराज का चेहरा पत्थर की तरह सख्त हो गया था। जाओ, अभय सिंह और वीरभद्र को गिरफ्तार करके लाओ। थोड़ी देर में दोनों षड्यंत्रकारियों को लाया गया। उनके चेहरे पर पहले तो अहंकार था, पर जब उन्होंने रामदीन को राजा के सामने खड़ा देखा तो समझ गए कि खेल खत्म हो गया है। अगले दिन दरबार में भारी भीड़ जमा थी। पूरे राज्य में खबर फैल गई थी कि महाराज ठीक हो गए हैं और एक बड़ा षड्यंत्र उजागर हुआ है। मंत्री वीरभद्र और राजकुमार अभय सिंह को रामदीन के साथ दरबार में पेश किया गया। तीनों के हाथों में बेड़ियां थी। विश्वासघात, यही सबसे बड़ा जहर है, महाराज देवेंद्र ने गरजते हुए कहा। उनकी आवाज में पीड़ा थी। तुमने सिर्फ मुझे मारने की कोशिश नहीं की, बल्कि एक निर्दोष स्त्री को फंसाने का षड्यंत्र भी रचा। अगर महारानी कल्याणी न होती तो आज मैं जीवित न होता। पूरे दरबार में सन्नाटा था। लोग हैरानी से ये सब सुन रहे थे। अभय सिंह, तुम मेरे भाई हो। मैंने तुम्हें भरोसा दिया, सम्मान दिया, और तुमने? राजा की आवाज भर्रा गई।
अभय सिंह ने सिर झुका लिया। उसके पास कहने को कुछ नहीं था। तीनों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। रामदीन की सजा कुछ कम रखी गई, क्योंकि उसे धमकाकर यह काम करवाया गया था। दरबार के बाद राजमाता अनुसुईया कल्याणी के पास आई। उनकी आंखों में आंसू थे। मैं गलत थी बेटी, मैंने तुम पर शक किया। मैं तो सोचती थी कि तुम एक साधारण लड़की हो जिसे राजघराने की कोई समझ नहीं, पर तुम सच्ची रानी हो, वो जो सिर्फ मुकुट नहीं बल्कि प्रजा का दिल भी जीतती है। तुमने मेरे बेटे को, इस राज्य को बचाया। कल्याणी ने हाथ जोड़े। मां, मैंने तो बस अपना कर्तव्य निभाया। कर्म करो, फल की चिंता मत करो, यही तो गीता का संदेश है। राजमाता ने उसे गले लगाया। नहीं बेटी, तुमने कर्तव्य से बढ़कर कुछ किया। तुमने प्रेम से ये सब किया। सच्चा प्रेम वही है जो बिना शर्त, बिना डर के हो। उस दिन से महल में नया सवेरा आया। प्रजा खुश थी कि उनके राजा सुरक्षित है। उस शाम महल की छत पर महाराज और महारानी साथ खड़े थे। सूरज डूब रहा था और आसमान में लाली छाई हुई थी। पक्षी अपने घोंसलों को लौट रहे थे। कल्याणी, मैं जानता हूं ये शादी तुम्हारी मर्जी से नहीं हुई थी, महाराज ने कहा। उनकी आवाज में कोमलता थी। कल्याणी मुस्कुराई। उसकी आंखों में एक नई चमक थी। पहले नहीं थी महाराज, पर अब है। कहते हैं ना, प्यार वो नहीं जो पहली नजर में हो, प्यार वो है जो आखिरी सांस तक साथ निभाए। जब मैं यहां आई थी तो डर था, पर अब ये महल मेरा घर लगता है। और आप और मैं, राजा ने पूछा। आप मेरे जीवन का अर्थ बन गए हैं। महाराज ने उसका हाथ थामा। तुम्हारा नाम कल्याणी है और सच में तुम कल्याण लेकर आए हो, मेरे जीवन में, इस राज्य में, सबके लिए। और आप मेरे लिए। कल्याणी रुकी, फिर मुस्कुराते हुए बोली, आप मेरे लिए वो जहर है जो अमृत बन गया। जिसे मैंने डर से स्वीकार किया था, वो अब मेरी जिंदगी बन गया है। जो रिश्ता मजबूरी में शुरू हुआ, वो अब प्रेम में परिवर्तित हो गया है। राजा ने उसे अपनी ओर खींचा। मैं वादा करता हूं कल्याणी, मैं तुम्हें वो सम्मान, वो प्यार दूंगा जिसकी तुम हकदार हो। तुम सिर्फ मेरी रानी नहीं, मेरी सहयोगी, मेरी मित्र, मेरी सब कुछ हो। ये थी जहरीले प्यार की असली कहानी, जहां जहर अमृत बन गया, मजबूरी इश्क में बदल गई और दो अनजान दिल एक दूसरे के हो गए। जहां विश्वासघात के बीच विश्वास की जीत हुई। जहां एक लड़की ने अपनी बुद्धि और साहस से न सिर्फ एक राजा को बचाया, बल्कि पूरे राज्य को भी। कहते हैं जिंदगी की सबसे खूबसूरत कहानियां वही होती है जो मुश्किलों से शुरू होकर प्यार पर खत्म होती है। कल्याणी और महाराज देवेंद्र की कहानी ऐसी ही थी।